नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लगातार रीट एग्ज़ाम सामान्य विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे हैं रीट एग्ज़ाम के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रहे होंगे और आप लगातार इनको देख रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें देखिए और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये वीडियो पूरे फ़ायदेमंद रहेंगे आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा काम आएंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगा, फ़ायदेमंद साबित होंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए हम चर्चा करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट नए टॉपिक पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में भौतिक राशि और उनके मात्रकों के बारे में जानने की इच्छा की थी। भौतिक राशि क्या होती है वो हमने पढ़ लिया, और फिर उनकी पहचान किससे होती है। भौतिक राशि की पहचान उनके मात्रक से होती है, वो हमने पढ़ने की कोशिश की। मात्रक की जब बात आई तो हमने आपसे ये कहा था कि मात्रकों के लिए 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियां होती हैं, CGS, MKS, FPS। ठीक है, इसके अलावा इन तीनों पद्धतियों को अलग रख दें तो वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर, आप चाहे कहीं पर जाकर अध्ययन कर सकते हो उस पद्धति का, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पद्धति थी जिसे हमने नाम दिया SI पद्धति। ठीक है, SI पद्धति में 7 मूल भौतिक राशियों को शामिल किया गया था दोस्तों, जिनमें से कौन कौन सी थी। द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम लिखा था, लंबाई जिसका मात्रक मीटर लिखा था, समय जिसका मात्रक सेकंड लिखा था, धारा जिसका मात्रक एम्पियर लिखा था, ताप जिसका मात्रक केल्विन लिखा था, पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक आपने मोल लिखा था, और प्रदीपन या ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक कैंडेला आपने लिखा था। तो 7 प्रकार की मूल भौतिक राशियों को SI पद्धति में जगह दी गई। अब जो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में जो मात्रक पढ़े थे, उन सबको मूल मात्रक हमने कहा था। अब ये मूल मात्रक कौन से होते हैं ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये मात्रक बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखो आप लोग तसल्ली से, और इनको याद करने की कोशिश करो, इनके नोट्स बनाओ। ठीक है, जैसा आप ये रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करते रहोगे तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। खास करके रीट एग्जाम के लिए तो है ही, विशेष करके जो बच्चे कक्षा 11 में साइंस पढ़ना चाहते हैं, जो साइंस से जुड़ना चाहते हैं कक्षा 11 के दौरान। हालांकि अभी तक 10th क्लास के एग्जाम कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन ये मान के चलो कि वो जब कक्षा 11 में होंगे तो अपना टारगेट तो उन्होंने बना रखा है कि मुझे साइंस सेलेक्ट करना है। तो कक्षा 11 साइंस में फिजिक्स का ये एक बहुत बड़ा मैटर है। तो उन बच्चों के लिए भी, और जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये क्लासें बहुत फायदेमंद है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जो भी कैंडिडेट ये वीडियो लगातार फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसे कोई भी अभ्यर्थी अगर हैं जो NDA, एयरफोर्स, नेवी इनकी तैयारी कर रहे हैं, या फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, या कक्षा 11 में वो साइंस लेना चाहते हैं, या रीट एग्ज़ाम या स्पेशल जो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा फायदा होगा। अब देखो, मूल मात्रक हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो चर्चा करूंगा व्युत्पन्न मात्रक की। और व्युत्पन्न मात्रक किसके होंगे? व्युत्पन्न मात्रक होंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियों के। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न भौतिक राशियों के होंगे। और व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। व्युत्पन्न भौतिक राशियां वो होती है जिनको मूल राशियों से या तो गुणा करो, मूल राशियों को गुणा कर दो, या उनका भाग लगा दो, गुणा भाग करके आप लोग व्युत्पन्न राशियां प्राप्त कर सकते हो। और व्युत्पन्न राशि जब प्राप्त होगी तो उनके व्युत्पन्न मात्रक भी आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे व्युत्पन्न राशियां प्राप्त करते हो वैसे ही व्युत्पन्न मात्रक भी प्राप्त कर सकते हो, मूल मात्रकों का गुणा भाग करके।
हालांकि ये परिभाषाएं तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप इनको समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में कुछ मेन ऐसी भौतिक राशियों की मैं चर्चा करूंगा जो वास्तव में आप लोगों को कंप्लीटली याद होनी चाहिए। याद करना पड़ेगा आप लोगों को इनको, और एक दो बार इनको पढ़ोगे, रिपीट करोगे तो ये आसानी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे नॉर्मल एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, वो एग्जाम्पल आप लोगों को वैसे भी कुछ याद है, और थोड़े बहुत अगर नहीं याद है, कुछ एक आधा नया आता है तो वो आप याद हो जाएगा आसानी से। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे? व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त होंगे। ठीक है, मूल मात्रकों से प्राप्त होंगे। ठीक है, ये व्युत्पन्न मात्रक होंगे जो किससे प्राप्त होंगे? मूल मात्रकों से। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों के सामने सबसे पहला एग्जाम्पल चर्चा में लेता हूं, जिसका नाम देता हूं मैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपने नाम सुना है? किसी एरिया का चारों ओर का जो फील्ड होता है, घिरा हुआ क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ठीक है, जब क्षेत्रफल की बात आती है तो हम हमेशा एक सूत्र याद करते हैं, वो सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। बात आ रही समझ में? ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है जो हम अमूमन छोटी क्लासों से लगातार ये पढ़ते आ रहे हैं। अब आप मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर बताना, मूल मात्रक क्या होते हैं? वो तो आपने पढ़ लिए, वो तो याद हो गए। मूल मात्रक जो SI पद्धति में हमने लिए थे ना 7, वो याद रखो बस आप लोग। ठीक है, अब व्युत्पन्न मात्रक की मैं चर्चा कर रहा हूं। अब देखो यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो लंबाई और चौड़ाई, ये देखो नाम दो अलग अलग हैं। एक तो लंबाई नाम लिखा हुआ है और एक चौड़ाई नाम लिखा हुआ है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। अब देखो नाम अलग अलग होने से क्या है, अगर मैं चर्चा करूं इन दोनों नाम की, तो इन दोनों नाम का अगर आप मापन करोगे तो एक फित्ते से ही मापी जाती है। जैसे मानो किसी जमीन का मापन करना हो, जैसे हमने किसी प्लाट का मापन करना है, किसी जमीन के टुकड़े का मापन करना है, तो हम क्या करते हैं? एक फित्ते से उसकी लंबाई मापते हैं और फिर उसकी चौड़ाई मापते हैं। तो नाम अलग अलग है, लेकिन मापन तो उनका फित्ते से ही होता है ना। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को, यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर आप इनका मापन करोगे तो वो निश्चित है, लंबाई का मापन भी वैसे होता है जैसे चौड़ाई का मापन होगा, और चौड़ाई का मापन भी वैसे ही होगा जैसे लंबाई का मापन होता है। यानी नाम जरूर अलग अलग है, लेकिन चीज एक ही है, ये ध्यान रखना। अब देखो अगर मैं बात करूं तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, पढ़ा है ना हमने। SI पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो चौड़ाई भी क्या है? चौड़ाई भी तो एक लंबाई है। नहीं समझे क्या बात मेरी? अरे चौड़ाई भी क्या है? लंबाई है। तो इस सूत्र को मैं ऐसा लिख सकता हूं, लंबाई इंटू लंबाई। भी चौड़ाई, हम जैसे कोई वस्तु जितनी चौड़ी होती है तो वो उसकी चौड़ाई बोल देते हैं हम, लेकिन वो है तो एक लेंथ ही ना, वो एक लंबाई है। समझ में आ रही है बात मेरी? तो लंबाई इंटू लंबाई मैं इस सूत्र को लिख सकता हूं। तो अगर लंबाई का मात्रक मीटर है तो चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा? मीटर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? मीटर इंटू मीटर क्या बन गया? मीटर स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट निकला कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, जिसे आप सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में ऐसे लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर, यानी m की पावर 2, जिसे हम मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का जब हमने मात्रक निकाला तो आपने क्या देखा कि क्षेत्रफल के मात्रक में ये मूल मात्रक था। लंबाई भी मूल मात्रक है, ठीक है, और ये चौड़ाई भी मूल मात्रक ही होगी, क्योंकि ये भी एक लेंथ होती है। तो लंबाई इंटू लंबाई ये मूल मात्रक है। इन मूल मात्रकों का हमने यहां पर गुणा किया है, मूल मात्रकों का गुणा किया है, तो आपको व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त हो गया। क्लियर है बात इतनी? तो क्षेत्रफल क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक होने वाला है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल की और चर्चा करता हूं आप लोगों के सामने, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, आयतन, वॉल्यूम जिसे हम बोलते हैं। अब आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई चौड़ाई दो लेंथ होती है, दो लेंथ का गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ जाता है। कोई भी दो लेंथ ले लो, ठीक है, कोई भी दो लंबाइयों का गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ जाता है। अगर ऐसी लंबाई 3 हो, यानी क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है आयतन का सूत्र। होता है कि नहीं होता? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जैसे ये रूम है तो इस कमरे की लंबाई भी है, इस कमरे की चौड़ाई भी है, इस कमरे की हाइट भी है, ऊंचाई भी है।
तो वही बात आती है दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, जब कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मापन करोगे तो किससे करोगे? किसी फीते से करोगे। फीते से ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मापन हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये निकला, ये भी लेंथ है, लंबाई है, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। समझ में आ रही बात मेरी? तीनों ही लंबाइयां हैं, लेकिन इनको नाम अलग अलग दिया जाता है। तो कहने का अर्थ मैं इस सूत्र को ये लिख दूं, लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई। बात समझ में आ रही है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई। ठीक है, अब बताओ लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। फिर दोबारा लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। फिर लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। हम कौन सी पद्धति में पढ़ रहे हैं? एसआई पद्धति में। मैं न तो सीजीएस की बात कर रहा, न मैं एमकेएस की बात कर रहा, न मैं एफपीएस की बात कर रहा। वहां तो कंफ्यूजन ही होने वाला है कि सर हम तो कमरे की लंबाई चौड़ाई हाइट मापते तो फुट में मापते हैं कि हमारा कमरा इतना फुट लंबा, इतना फुट चौड़ा और इतना फुट ऊंचा है। बिल्कुल सही मापते हो, गलत नहीं मापते हो। लेकिन हमें विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में विशेष करके जिस पद्धति का अनुसरण करना है दोस्तों, वो पद्धति कौन सी है? हमारी एसआई पद्धति है। कौन सी पद्धति है? एसआई पद्धति का अनुसरण करना है। और एसआई पद्धति में लेंथ, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई भी एक लंबाई होती है, इसका मात्रक भी मीटर होगा, ऊंचाई भी एक लंबाई होती है, इसका मात्रक भी मीटर होगा। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या बन गया? मीटर क्यूब, यानी मीटर की घात 3। तो वैसे आपको पता भी है कि हम छोटी क्लासों में 8th 9th के अंदर जब नॉर्मल मैथ्स के सवाल हम निकालते थे, क्षेत्रफल निकालते थे, उसके आगे हम मीटर स्क्वायर लिखते थे, इसके आगे हम मीटर क्यूब लिखते थे। समझ में आ गई बात मेरी? तो ये क्षेत्रफल और आयतन की बात है, और ये सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं, इस प्रकार निकलेंगे। ये क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। देखो क्यों मैंने इनको व्युत्पन्न मात्रक नाम क्यों दिया? क्योंकि मूल मात्रकों का गुणा हो रहा है। गुणा भाग कर दो, भाग हो रहा है तो भाग कर दो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर गुणा ही हो रहा है। मूल मात्रकों का गुणा करते जाओ, व्युत्पन्न मात्रक आपको प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ रही है क्या ये चीज? इस प्रकार आप लोग लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन की गणना कर सकते हो। अब जैसे मैं एक सूत्र और बताता हूं आपको, तीसरा। आपको एक फॉर्मूला मिलता है घनत्व का, ठीक है, डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो थोड़ा ध्यान देना आप लोग, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। देखो घनत्व होता क्या है? वैसे अगर घनत्व के बारे में देखें तो जैसे मानो किसी पात्र में पानी भरा हुआ है, गैस भरी हुई है, सपोज करो जैसे एक बर्तन है, उस बर्तन में गैस भरी हुई है या पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो उस बर्तन फुल एकदम से पानी की भरी हुई टंकी है, तो उस टंकी के एक आयतन में, उस टंकी के एक आयतन में कितनी मात्रा द्रव्य की भरी हुई है, टंकी के एक आयतन में कितनी मात्रा में द्रव्य भरा हुआ है, वो उसका घनत्व होता है। वो उसका क्या होता है? घनत्व होता है। समझ गए बात मेरी? वो उसका क्या होता है दोस्तों? घनत्व होता है। घनत्व का सूत्र होगा द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो ये चीजें क्या है कि जब ये फॉर्मूले जब अपने सामने आ रहे हैं तो एक बार मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये सूत्र कैसे याद होंगे, तो बार बार आप इनको रिपीट करो। और फिर दूसरी बात ये आपके सामने वीडियो है, इनके आप नोट्स तैयार करो, इनको बार बार रिवाइज करोगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो बताओ, अब बताओ, ये घनत्व का फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया। अब आप मुझे बताना, द्रव्यमान भौतिक राशि होती है, मूल भौतिक राशि, और द्रव्यमान का मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम। केजी से हमने लिखा था, अगर आपको याद है, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीजें? ठीक है। फिर भाग में क्या चल रहा है? आयतन चल रहा है। अब मुझे एक बात बता दो आप, आयतन का मात्रक, आयतन का अभी अभी मैंने पढ़ा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। दिखाई दे रहा है आपको ये? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक अभी अभी मैंने निकाला है मीटर क्यूब। समझ में आ रही है क्या बात? तो द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और लंबाई का मात्रक हो गया मीटर क्यूब। तो ये हो गया घनत्व का मात्रक किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। किलोग्राम
बट्टे मीटर क्यूब, बट्टे का मतलब भाग, तो किलोग्राम के भाग में अगर मीटर क्यूब लगा दोगे तो घनत्व का मात्रक आ जाता है। एक बात तो ये, एक चीज और बता देना चाहूंगा यहां पर, जब भी भाग की कोई चीज होती है उसको हम प्रति लगाकर भी बोल सकते हैं। प्रति कैसे, इसको हम बोलते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी आप इसको नाम दे सकते हो। इसके अलावा बहुत बुक के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि ये जो घात है ना, यहाँ पर 3 घात है, ये घात भाग में दी हुई है। जब ये घात ऊपर आती है, जब भी गणित के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, आपने पढ़े भी होंगे कि जब भी कोई पावर, संख्या के ऊपर की जो घातें होती हैं जिनको हम पावर बोलते हैं, वो पावर जैसे ही अंश और हर में चेंज होती है, मतलब अपने शब्दों में बात करें तो अगर किसी भी पावर को भाग से ऊपर की ओर ले जाया जाता है या नीचे की ओर लाया जाता है, यानी ऊपर संख्या ले जाई जाती है, नीचे संख्या लाई जाती है, तो उसका चिन्ह बदल जाता है दोस्तों। मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं, या किलोग्राम इंटू, अब देखो ये मीटर क्यूब भाग में था, दिख रहा है ना आपको, मीटर क्यूब क्या था, भाग में था। जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, यानी ऊपर गुणा में ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा मीटर की पावर -3। ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर पावर 3 थी मीटर की, वो पॉजिटिव थी, और ये पॉजिटिव पावर जैसे ही ऊपर आती है नेगेटिव बन जाएगी। ये भी एक मैथ्स का रूल होता है कि जब भी पावर अंश से हर में या हर से अंश में आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गए अपने 3 फॉर्मूले। उसके बाद में मैं एक फॉर्मूले की और चर्चा करता हूं, सूत्र नंबर 4, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, वेग या चाल। ठीक है, वेग या चाल, जिसका सूत्र होता है, हमने पढ़ा है नॉर्मल चाल क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। तो इसको ये लिखता हूं मैं, विस्थापन या दूरी बटे समय। ठीक है, अगर वेग आता है तो लिख देना विस्थापन, और चाल आता है तो लिख देना दूरी। अब वेग और चाल मैंने यहां ऑब्लिक क्यों लगाया है, ये तो सर एक ही चीज होती है, तो इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, इसीलिए मैं जो अंतर है उसके लिए मैंने यहां विस्थापन और दूरी नाम लिखा है। जब भी वेग आएगा तो वेग के लिए हमेशा विस्थापन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जब भी चाल की बात आएगी तो चाल के लिए दूरी, जिसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। हालांकि ये टॉपिक्स मैं आप लोगों को बेसिक साइंस के पॉइंट में करवा चुका हूं, आप इनके पुराने वीडियो आप लोगों को रेट स्पेशल जो फोल्डर है अपने इस चैनल के अंदर, उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन कैंडिडेट की ये शिकायत आई कि सर आप नोट्स पेपर में करवा रहे हो, इसलिए वो आपको शायद पसंद नहीं आए होंगे, लेकिन संसाधन अभाव होने की वजह से मैं बोर्ड की व्यवस्था नहीं कर पाया, तो संभव हुआ तो मैं आपको ये टॉपिक दोबारा बोर्ड पे करवाने की कोशिश करूंगा, और आपको ये चीज समझाने की भी कोशिश करूंगा कि वेग और चाल में क्या अंतर होता है और विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है। वैसे इनमें अंतर होता है, लेकिन वो अंतर हम बड़े स्तर पर थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फिर भी अंतर होता है, वो अपने को ध्यान में भी रखना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब इनके मात्रक की बात करूंगा कि वेग या चाल का मात्रक क्या होगा, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे सपोज करो मैं यहां खड़ा हूं और थोड़ी देर बाद में मैं यहां पर आ गया, तो मैंने ये विस्थापन कर लिया। ठीक है, तो विस्थापन क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है, दूरी होती है एक टाइप से। तो ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, समझ गए, विस्थापन भी दूरी होती है और दूरी दूरी लिखते ही हम। तो विस्थापन का मापन भी मीटर में किया जाएगा और दूरी का मापन भी मीटर में किया जाएगा। तो इसमें कोई भी नाम हो, विस्थापन हो तो भी मैं मीटर लिखूंगा, और अगर दूरी होता है तो भी मैं मीटर लिखूंगा, और समय का मात्रक क्या लिखूंगा, सेकंड। ठीक है, तो क्या बन गया, वेग या चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। मैंने अभी बताया था ना आप लोगों को, भाग में जो भी चीज आती है उसको हम प्रति लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, मीटर प्रति सेकंड, ये भी बिल्कुल सही चीज है। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहां पर सेकंड की घात कितनी है भाग में, 1,
एक घात है, वो घात जब ऊपर आएगी, यहाँ एक घात ही तो है, ये सेकंड की पावर कितनी है, एक है, कुछ नहीं लिखा हुआ होता उसका मतलब एक घात है। और जैसे ये एक घात ऊपर आएगी तो नीचे पॉजिटिव होती है, वो ऊपर आते ही नेगेटिव बन जाती है। और जब भी किसी संख्या पर माइनस में एक घात होती है तो उसे हम इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, इनवर्स। तो इसे मैं क्या लिखता हूं, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। उसके बाद में ये चीज समझ में आ रही होगी। फिर मैं चर्चा करता हूं त्वरण की। त्वरण का सूत्र होता है वेग भाग समय। ये त्वरण का सूत्र होता है, वेग भाग समय। अब एक बात बताओ, वेग या चाल कोई भी हो इनमें से, अब वेग या चाल का मात्रक तो होता है मीटर बटे सेकेंड, होता है ना, अभी पढ़ा है मैंने ऊपर। और ये तो वेग का मात्रक हो गया। फिर भाग में समय और पढ़ा है यहां पर, तो समय का मात्रक क्या हो गया, एक सेकेंड और लगाऊंगा तो ये बन गया मीटर, और सेकंड ये नीचे आएगा तो सेकंड इंटू सेकंड बन जाएगा। क्या ये मैथ्स में अपने करते हैं ना, ये जब ये पावर ये जो इसको सरल करते हैं, जैसे इसको सरल करेंगे तो ये नीचे आएगा, नीचे आते ही ये सेकंड इंटू सेकंड का गुणा हो जाएगा, और गुणा होते ही क्या बन गया, मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, जिसे आप क्या कह सकते हो, इसे हिंदी में लिखे तो ऐसा लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल चलता है ऐसा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर इंटू सेकंड की पावर -2, मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। कैसे कि यहां सेकंड की क्या थी, पावर 2 थी, वो भी पॉजिटिव थी भाग में, जैसे इस पावर को मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये पावर बन जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप नोट्स बना सको। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, और थोड़ा करवाऊंगा, सॉलिड करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं ये चाहता हूं कि हमारी ये मुहिम जितने भी अभ्यर्थियों के पास पहुंचे उनको इसका पूरा फायदा हो, और वो इस चीज को आगे से आगे शेयर करें, ताकि प्रत्येक कैंडिडेट जो हमसे जुड़े उनको हम पूर्ण रूप से अच्छा मैटर करवाने का प्रयास कर सके। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि प्लीज वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम इसी मनोबल से काम करते रहें। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।